नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल रेलवे भर्ती 2024 है 1376 पदों के लिए। इसमें आप लोगों के जो डाउट्स हैं दोस्तों, उनका क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं। आप लोगों के मन के जो सवाल हैं उनका रेलवे ने जवाब दिया है। तो क्या कुछ जानकारी है, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देख लेने से या इस पीडीएफ को पढ़ लेने भर से। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले तो दोस्तों, इसमें जो फोरम शुरू होने की जो डेट है वो 17/8/2024 है। पहला सवाल ये था। इसके अलावा अंतिम तिथि क्या है, 16/9/2024। ठीक है दोस्तों, आवेदन में यदि आप लोग के फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो संशोधन की जो डेट्स हैं वो आप लोग देखें। दोस्तों देखिए, संशोधन की जो प्रक्रिया है 17 सितंबर से लेके 26/9 तक सक्रिय रहेगी। यानी कि फॉर्म में आप लोगों ने कोई गलती कर दी तो संशोधन 17/9 से लेके 17 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक आप लोग कर सकेंगे। इसके लिए आप लोगों को 250 रुपये फीस देना होगा। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे अंतिम परिणाम 16 सितंबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? यानी कि जो लोग पढ़ रहे हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं आया, पैरामेडिकल और जो स्टाफ नर्स भर्ती है इसका, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नहीं, यानी कि 16 सितंबर तक आप लोग, यदि आप लोगों के पास नर्सिंग की योग्यता नहीं है, फार्मासिस्ट की योग्यता नहीं है, लैब टेक्नीशियंस की योग्यता नहीं है, या जो संबंधित जो पोस्ट निकली हैं ये, इनकी योग्यता आप लोग नहीं रखते हैं 16 सितंबर तक, तो फॉर्म नहीं भर सकते और ना भरें, बिल्कुल भी ना भरें दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी ना भरें, दिक्कत आप लोगों को क्रिएट होगी। अगला यहाँ पर है दोस्तों, क्रिएट एन अकाउंट। ये आप लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से बनेगा, तो ये फॉर्म भरते वक्त चाहिए होगा। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN01/2024, शुड आई क्रिएट अनोदर अकाउंट फॉर CN04/2024। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो रेलवे के लिए आप लोगों ने जो 4 भर्तियाँ निकली हैं इससे पहले, जैसे जूनियर जेई की वगैरह की निकली है, डीएमएस की निकली है, एएलपी की निकली थी, ठीक है ना। तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई जो अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, इनके इन्होंने बारे में बताया कि मैंने 2024 पहले भर्ती के लिए आवेदन बना लिया था, यानी कि एक खाता बना लिया था, कि अब भी यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो अगर आप लोगों ने पहले आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो रखा है तो फिर से आप लोगों को आवश्यकता नहीं, वही अकाउंट वही सारी डिटेल्स आप लोगों की इसमें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है। इसके अलावा खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मेन आप लोगों को बताते हैं आप लोग को। ठीक है दोस्तों, वेतन स्तर कितने हैं, वेतन स्तर 2 से लेकर स्तर 7 तक है। यानी कि ये पैसा कितना मिलेगा, 29,200 से 44,900 वो वाला है दोस्तों। ठीक है, मेन आप लोगों को बता देते हैं। क्या मैं अन्य पदों के लिए सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं? हाँ, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं यदि आप लोग योग्यता पूरी कर सकते। देखिए, अगर आपके पास एक से अधिक योग्यता है, यानी आप लोग फार्मासिस्ट भी, आप लोगों ने नर्सिंग भी कर रखी है, तो आप लोग दोनों फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि क्या आप लोग जो फॉर्म भरना चाहेंगे, ठीक है साथियों, तो वो जो फॉर्म है साथियों, उसके लिए क्या आप अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकते हो? नहीं भाई, एक फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। कोई भी आप एक आरआरबी से फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, एक ही आरआरबी से एक ही फॉर्म भरने की अनुमति है, आप एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, एक से अधिक आरआरबी में भी आवेदन नहीं करा जा सकता। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों का 15 नंबर के सवाल में, क्या एक से अधिक आरआरबी आवेदन कर सकते? नहीं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। आप लोगों के एक से अधिक आवेदन करने पर सारे के सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, फिर आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ये भी कहा है कि आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के कड़ा एक्शन लेने वाले। इसलिए एक ही फार्म भर लो, मन को संतुलित कर लो, तैयारी अच्छे से कर लो। क्या मैं एक से अधिक आवेदन कर सकता हूं? नो, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये भी यहाँ पर आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने लेजिक सर्जरी करवाई, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ सवाल है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, इसका जवाब देखिए दोस्तों। कैंडिडेट अंडरगो लेजिक सर्जरी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लेजिक सर्जरी वाले उम्मीदवार पदों के लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है, उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनके लिए मेडिकल मानक B1 की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, कौन कौन से पदों के लिए नहीं है? जिसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड है B1 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने लेजिक सर्जरी को बताया है कि मेडिकल
जो सर्जरी है यानी कि लैजिक सर्जरी है और जिनके लिए मेडिकल मानक B1 की आवश्यकता होती है उनके लिए पात्र नहीं है, यानी कि B1 के लिए पात्र नहीं हो। इसके अलावा और जो मेडिकल हैं उनके लिए आप लोग पात्र हो, B1 के लिए नहीं हो। आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है? आधार सत्यापन इसलिए आवश्यक है कि उम्मीदवार की वास्तविकता सुनिश्चित करने और परीक्षाओं के दौरान डिबार वगैरह इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, कि ठीक है, डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए। अगर मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है, अगर आप लोगों के पास आधार नहीं है तो निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज का विवरण आप लोग दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर ID, नियुक्त ID, सरकारी स्कूल कॉलेज जो अध्ययन कर रहे हैं वो, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन में चयनित दस्तावेज को CBT, DV और ME आदि के दोनों प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि आप लोग ID देंगे उसी को आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, परीक्षा के समय, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के समय, ME का अर्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन के समय देना होगा, ठीक है। यदि अब मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया तो मुझे कौन सा दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में बताया गया है। लॉगिन करना भूल गया हूँ, उसके बारे में बताया क्या पासवर्ड बदल सकता हूँ, तो यहाँ पासवर्ड वगैरह आप लोग चेंज कर सकते, जो आप लोग क्रिएट एन अकाउंट करोगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया है कैन आई चेंज RRB, तो आप RRB सेलेक्ट करने के बाद बदल ही नहीं सकते, तो इसमें कभी सवाल का उत्तर है नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, क्या मैं आवेदन प्रक्रिया दिन अपना विवरण संपादित कर सकता हूँ? हाँ, तो ये यहाँ पर बताया गया है। निःशुल्क रेलवे यात्रा पास, ठीक है, परीक्षा के लिए किस किस को मिलेगा? तो ये SC ST को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, निःशुल्क रेलवे पास उनको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये SC ST के आवेदकों के लिए है निःशुल्क यात्रा पास। जातीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यहाँ पर इन्होंने बताया है। हाउ कैन आई रिसीव द फील्ड ट्रेवल फैसिलिटी, में निःशुल्क आवेदन यात्रा पास कैसे यहाँ पर प्राप्त कर सकता हूँ, उसके बारे में बताया है कि उनके इंटीमेशन स्लिप कॉल लेटर में मुफ्त यात्रा प्राधिकरण रेलवे क्लास का पास हो, यानी कि जो आप लोगों का कॉल लेटर आएगा एग्जाम के लिए या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, तो उसी में आप लोगों का दोस्तों ये टिकट भी होगा, ठीक है, फ्री टिकट होगा, उससे आप लोग बुकिंग वगैरह करा सकते हो पहले से सीट वगैरह की, ठीक है दोस्तों। क्या मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ? तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है, जांच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज PDF प्रारूप में है और उसका आकार 500 KB से कम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने EBC क्या, EBC कैटेगरी बताया कि 50,000 से कम जिसकी इनकम हो। मैं तो कहता हूँ ये EBC को आप लोग ना ही लें, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को इनकम वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मेन है वो आप लोग बता देते हैं। क्या EBC के लिए आरक्षित पद हैं? नो, EBC के लिए कोई आरक्षित पद नहीं, सिर्फ आप लोग फीस वगैरह में थोड़ा सा छूट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो आप लोगों की एज है वो किस तारीख को गणना की जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 1/1/2025 ये गणना की जाएगी एज की। SC ST OBC EWS स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या है? अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है SC ST OBC EWS इनका, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है SC ST OBC EWS स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास CN के आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 16 सितंबर 2024 तक जाति समुदाय प्रमाण पत्र है। DV के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध अपना मूल जाति समुदाय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि साथियों बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बात ये लिखी है, यदि आप लोग OBC से हैं, SC ST से हैं और EWS से हैं, तो आप लोग ध्यान रखें आप लोगों का जो सर्टिफिकेट्स है कास्ट का, ठीक है, या फिर EWS के लिए इनकम और असेट का जो सर्टिफिकेट है वो 16 तारीख से पहले का बना हो। ऐसा ना करें कि आप लोगों के पास आज के दिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फॉर्म भरने की जो डेट है लास्ट तारीख है 16 सितंबर, उससे पहले बनवा लेना जाति प्रमाण पत्र आप लोग, ठीक है, यदि कोई बनवाना चाह रहा है तो। इसमें यह नहीं कहा कि इतना पुराना ऐसी कोई बंदिश नहीं है साथियों, ठीक है ना, कि भाई 1 साल ज़्यादा पुराना हो, 2 साल ज़्यादा पुराना हो, 6 महीने ज़्यादा पुराना हो, ऐसा कोई इन्होंने कंडीशंस नहीं दिया है साथियों, ठीक है ना, कि भाई वो कितना पुराना चाहिए। लेकिन ये हो लास्ट डेट जो है 16 तारीख, उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए आप लोगों का, SC ST का, OBC का, EWS का, कास्ट
इनकम असेट सर्टिफिकेट, यह याद रखो बस। यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का जाति प्रमाण पत्र हो, यानी कि तभी आप लोग को ओबीसी में माना जाएगा। अब आप लोग ये करो, मान लो 16 तारीख लास्ट डेट है, 16 सितंबर इसके फॉर्म भरने की, और आप लोगों ने 20 सितंबर को नया जाति प्रमाण पत्र बना लिया और वो आप लोग लेके गए किस में, वेरिफिकेशन में। मान लो आपकी परीक्षा भी पास हो गई, तो फिर वेरिफिकेशन में दोस्तों वो 20 तारीख सितंबर का बनवाया जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए है रियायत, फीस में छूट किस किस को मिलेगी वो यहाँ पर इन्होंने दिया है। SC ST को मिलेगी, एक्समैन को मिलेगी, दिव्यांग महिला अभ्यर्थी जो तमाम कैटेगरी उनको, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, यानी कि EBC जो कैटेगरी बता रहे थे ना उसकी ये फीस में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और सवाल दिया 37 नंबर पे कि मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सैनिक रूप में आवेदन कर सकता हूं? तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हाँ, आप भूतपूर्व सैनिक रूप में आवेदन कर सकते हैं यदि आप CN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फौजी साहब वो लोग फौजी भी इसमें लाभ ले सकते हैं एक्समैन का, जो अगले साल यानी कि 2025 के सितंबर तक आ जाएंगे अपना सशस्त्र सेना को छोड़ करके, यानी रिटायर लेके आ रहे हैं 2025 के सितंबर तक भी आ रहे हैं, तो भी एक्समैन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। एक और चीज़ बताई है कि यदि आप लोगों ने एक्समैन का बेनिफिट रेलवे में पहले से ले लिया है तो क्या मैं दोबारा भी इसका लाभ ले सकता हूँ? तो इन्होंने बताया है कि भूतपूर्व सैनिक मुद्दा जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी में यहाँ पर ले लिया है, तो ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर है पहले बेनिफिट ले चुके हैं तो बाद में बेनिफिट्स यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस एज का छूट आप लोग ले सकते हैं, बाकी ऐसे में आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की लाइनों से किसे प्रस्तुत करनी है? भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवारत रेलवे कर्मचारी और केंद्र राज्य सरकार के उपक्रम में सेवारत कर्मचारी, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको ये NOC देनी पड़ेगी उस टाइम पर। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता की मानक डिग्री क्या है? 40% आप लोग विकलांग हैं तो फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए भी पात्र होंगे सामान्य रिक्तियों के विरुद्ध, अनारक्षित जनरल की सीटों के विरुद्ध। मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयोगिता के बारे में कैसे जान सकता हूं? तो दोस्तों पैरामीटर्स दिए गए हैं, बेंचमार्क दिए गए हैं कौन कौन क्या, स्क्राइब का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है। तो सेरेब्रल पॉलिसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो पीड़ित हैं, यानी कि चलने फिरने में अक्षम अभ्यर्थी हैं, वो इसका स्क्रब का जो है ना वो बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आप लोगों को स्क्रब मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र, यानी कि आप लोग परीक्षा देंगे तो आप लोगों को जो 500 रुपया और जो 250 रुपया जो फीस है ना वो वापसी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये है, मुझे RRB की रिफ़ंड नीति बताइए। तो RRB की रिफ़ंड नीति यहाँ पर बताया इन्होंने कि शुल्क वापसी किस तरीके से होगी, आप लोग परीक्षा देंगे तो ही होगी। आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूं? तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि योग्यता के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया है ऐड और का बटन आएगा, उसमें आप लोग अन्य योग्यता आप लोग अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर और चीज़ें भी बताई हैं दोस्तों, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि जिला राज्य का विभाजन होगा तो मुझे किस जिले राज्य का उल्लेख करना चाहिए, जो आप लोगों का वो आप लोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे ये यहाँ पर बात बताई गई है। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्क्रीन की तस्वीर, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे फॉर्म भरने के लिए, आप लोगों का फ़ोटो होगी, एक सिग्नेचर हो गया, 2 चीज़ होंगी। और SC ST अभ्यर्थियों को लिए जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ें अपलोड करनी है। यानी कि अपलोड कुछ नहीं होगा, फ़ोटो स्कैन होगी और हस्ताक्षर स्कैन होंगे। बाकी SC ST के हैं तो आप लोग यदि फ्री यात्रा पास चाहते हैं तो आप लोग को अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये यहाँ पर मेन बात है, यानी कि कागजात क्या क्या चाहिए। तो चाहे पैरामेडिकल के आप लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर, ECG, डाइटिशियन,
दंत चिकित्सा, डेंटल टेक्नीशियन का, या जो भी भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म में भरने के लिए आप लोगों को कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ डिटेल्स चाहिए आप लोगों की बेसिक सी, और आप लोगों का फ़ोटो और सिग्नेचर ये चाहिए होगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने साइज़ बताया है, कौन कौन से साइज़ के कितने सिग्नेचर होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फ़ीस का भुगतान आप लोग कैसे कर सकते हो, तो आप लोग दोस्तों कंप्यूटर वाले से भराओगे, आप लोग चाहें तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन किसी भी माध्यम से आप लोग फ़ीस दे सकते हो। मुझे कितनी फ़ीस देनी होगी तो वहाँ पर बता रखा है, 500 रुपया है जनरल इनके लिए, बाकी के लिए 250 रुपये है, SC ST इनके लिए, जिनकी छूट है मैं बता ही चुका हूँ। अब दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं, अब ये जो रेलवे पैरामेडिकल की भर्ती है किस तरीके से कंप्लीट होगी, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर CBT होगी, एक परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की 3 स्टेप हो गए। पहला CBT, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन, 3 स्टेप्स में हो गया। CBT का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या, वो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, नोटिफिकेशन मैंने शेयर कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या परीक्षा में, तो 1/3, ठीक है, 3 सवाल गलत कर दिए तो एक सही में से भी कट जाएगा, 1/3। अब दोस्तों आप लोगों का एक और सवाल है कि भाई पेपर में कौन कौन सी भाषा में सवाल आएंगे, यानी कि पेपर कौन सी भाषा में होगा। दोस्तों देखिए, पेपर होगा 15 भाषाओं में, ठीक है। आप लोग अपनी भाषा खुद भी सेलेक्ट कर पाएंगे जब फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे कौन सी भाषा आप लोग चाहिए आप लोगों को, वैसे आप लोग जैसे आप लोगों को जो समझ में आती है ना वही आप लोग सेलेक्ट करना, हिंदी अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी अगर किसी को गुजराती आती है तो गुजराती, ठीक है, पंजाबी आती है तो पंजाबी, जो भी आप भाषा आप लोग पढ़ना चाहें, देना चाहें जिस भी भाषा में उत्तर, वो आप लोग सेलेक्ट कर लें, ठीक है। 15 भाषा में होगा, तो हिंदी अंग्रेजी में निश्चित तौर पर रहने वाला है, आप लोग अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से वो एक भाषा चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये है, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित पर्सनों के लिए मुझे किसे संपर्क करना चाहिए, टेलीफोन नंबर है, आप लोग किसी से बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन जमा हो गया, यानी कि आपका फॉर्म भरा गया, कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ईमेल के माध्यम से या फिर आप लोगों को मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे द्वारा शुल्क भुगतान किया जाएगा, तो कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या मैं आवेदन का प्रिंट ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों। एक और चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बता दूँ, आप लोग जो है ना इसका फॉर्म जब भर रहे हैं तो आप लोग जो साइन करेंगे ना, तो वो चलती राइटिंग में करना। क्या है, चलती राइटिंग में। चलती राइटिंग का मतलब है ब्लॉक जो लेटर्स है ना उनका यूज ना करें। कई बार ये नहीं होता, आप लोगों का नाम जैसे अनिल है तो आप लोगों ने अनिल ऐसे लिख दिया, तो आप लोग फॉर्म वाले को जब भर करके देंगे तो अनिल तो ऐसे नहीं देना। आप लोगों को क्या देना है, आप लोग पहला अक्षर बड़ा यूज ले सकते हो और आप लोग अनिल को चलते हुए हैंड राइटिंग में यूज करना है। ये कुछ सवाल थे, ठीक है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र 16/9/2024 से पहले का हो, एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, एक ही RRB से भर सकते हैं। इसके अलावा फीस 500 रुपये है, 250 रुपये है SC ST इनके लिए, तो परीक्षा देंगे तो फीस मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है साथियों। आप लोगों का फॉर्म कब रिजेक्ट होगा, जब आप लोग फ़ोटो सही से अपलोड नहीं करेंगे, प्रॉपर साइज नहीं रखेंगे। एक दोस्तों हस्ताक्षर की वजह से अपलोड, फॉर्म में अपलोड करने के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर वो आप लोग कर पाएंगे बहुत ईजी वे में। ये कुछ सवाल थे, ठीक है। पेपर कौन सी भाषाओं में होगा, 15 भाषाएं हैं, ठीक है, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना। हिंदी अंग्रेजी दो तो आएंगी। इसके अलावा और भी जो मान लो कोई गुजरात का बच्चा उसको गुजराती समझ में आती तो गुजराती में देख लेगा पेपर, उसको गुजराती में पेपर आएगा। तो ये है पूरा का पूरा कहने का तात्पर्य है, यानी कि भाषा की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे कौन से जोन से फॉर्म भरें। थोड़ा सा दोस्तों समय मेरे को कम मिलता है अपना जॉब करते हुए रेलवे का, तो इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हैं कि प्रॉपर वीडियो नहीं आ पाते, लेकिन ज़रूर लेके आऊँगा। इसके अलावा सैलरी कैसे कुछ तैयारी करें सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों आप इतना ही जान लीजिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो जवाब हैं, FAQ जिनको बोलते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पे PDF में डाल दूंगा, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, जहां पर आप लोग ये तमाम जो अपडेट्स हैं 61 सवालों के जो जवाब हैं दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे जवाब हैं, और इनको आप लोग देख लोगे तो आप लोग किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरा फार्म रिजेक्ट क्यों हो गया, मेरा फार्म क्यों, कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, जाति कैसा चाहिए, मूल कैसा चाहिए, सारी चीज़ें हैं। वैसे कोई आप अपलोड नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना साथियों। तो ये जानकारी था। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।